बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद तामीराती मटेरियल भी महंगा हो गया। सरिये की कीमत में फी किलो 30 रुपए जबकि सीमेंट की फी बोरी 20 रुपए महंगी हो गई। अचानक से कीमतों में इजाफे पर दुकानदार और खरीदार भी परेशान दिखाई देते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा गौहर रहमान से। जी गौहर रहमान, आगाह कीजिएगा। मकान बनाने का मटेरियल है उसकी कीमतों में एक दफा फिर से मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए तो सीमेंट की कीमत में पिछले 15 रोज के दौरान 20 रुपए फी बोरी इजाफा हो गया है। सीमेंट की बोरी जो 550 रुपए में फरोख्त हो रही थी अब वही 570 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ जो लेंटर डालने के लिए बुनियादी जुज हुआ करता है सरिया, उसकी कीमत में भी इजाफा देखने में आया। सरिये की कीमत में फी किलो 30 रुपए इजाफा हो गया है। 110 रुपए में फरोख्त होने वाला सरिया अब मुल्तान की मार्केट में 130 रुपए से बढ़कर 40 रुपए फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। बताइएगा कितना इजाफा किया हुआ है ये और अचानक से इजाफा की वजह क्या है? ये सर आपको क्या बताएं, पहले तो बेच रहे थे हम 110 रुपये किलो, अब बेच रहे हैं 140 रुपये किलो। और इसी 15 दिन के अंदर ही सीमेंट का रेट भी बढ़ गया है। पहले बेच रहे थे 550 रुपये, अब बेच रहे हैं 570 रुपये। समझ नहीं आ रही है क्यों बढ़ा रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है इन्होंने मज़ीद और भी बढ़ाना है सीमेंट का रेट। आज बिल्कुल देखिए दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि अचानक से कीमतों में जो इजाफा हुआ है। गौहर रहमान, तफसीलात से आगाह करने का। बात करेंगे मुल्तान की, तो मुल्तान के बासियों के लिए भी घर तामीर करना मुश्किल हो गया है। सीमेंट की कीमत में 20 रुपए फी बोरी जबकि सरिये की कीमत में 30 रुपए फी किलो तक का इजाफा कर दिया गया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से इब्राहिम खान। इब्राहिम बताएगा। बात करें सीमेंट और सरिये की कीमतों के हवाले से तो गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान सीमेंट की बोरी में जो है वो 20 रुपये फ़ी बोरी जो है 20 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ सरिये के हवाले से बात करें तो सरिये की कीमतों में भी 30 रुपये फ़ी किलो का जो है इजाफा हुआ है। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पे ठेकेदार भी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं इन कीमतों का जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। अच्छा आप बताएँ, कीमतें जो हैं बढ़ गई हैं तो इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है? जी, जैसे कि सरिया बहुत महंगा हो गया है और सीमेंट जैसे कि 590 रुपये की बोरी मिल रही है, तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है कि यानी कि कंस्ट्रक्शन अपना मकान बनाने के लिए। तो गरीब आदमी क्या करेगा? इसके हवाले से हुकूमत से अपील है कि कोई गरीबों पे मेहरबानी करें। कोई सीमेंट का रेट बहुत ऊपर जा रहा है, सरिया दिन ब दिन बहुत यानी कि ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, तो लिहाजा हुकूमत से अपील है कोई मेहरबानी करें। जी बिल्कुल यही मुतालबा किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने अपडेट किया। बिल्डर्स इस हवाले से क्या कहते हैं बताएंगे जुनेद अनवर। जुनेद बताएगा, बिल्डर्स क्या कहते हैं, इस सरिये के रेट में इजाफा हो चुका है? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से कंस्ट्रक्शन शोबा को जो मराहत थी उसके अंदर 1 साल का इजाफा कर दिया गया, मगर उसके बावजूद जो है वो सीमेंट और सरिये की कीमतों के अंदर जो है वो इजाफा सामने आया। सीमेंट की फ़ी बोरी के अंदर 20 रुपये, इस तरह सरिये की कीमत के अंदर 30 रुपये तक का इजाफा देखने में आया है, जिसको बिल्डर्स जो है और उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन के शोबा से वाबस्ता अफराद हैं उनकी जानिब से इस इजाफे को जो है वो वापस लिए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त मारूफ बिल्डर सज्जाद सियाल भी मौसम मौजूद से बात करें। सज्जाद साहब, किस तरह देखते हैं हालिया इजाफे को और इससे क्या जो आप देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के शोबा में जो है वो नुकसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो रेट ये बदन बड़ा ज़बरदस्त नजायज़ की है भाई, क्योंकि वहद शोबा है पाकिस्तान का जिहदे नाल वाबस्ता बहुत सारा मजदूर तबका और अक्सरियत नाल इहो ही शोबा है जो पाकिस्तान चलता पे। जो रेट वधाया गया घट किया वजे, बल्कि पुराना रेट बहाल किया वजे। सरिया और सीमेंट मेन तरीन कंस्ट्रक्शन वास्ते मेन मकसद है कि भाई अपना रॉ मटीरियल है पिया और इनकी मेहरबानी की वजे। कम अज़ कम ये वाबस्ता इो एक शोबा बच्चा पे पाकिस्तान जरा चलता पे और इनका रेट घट किया वजे। भाई साहब, आप देखते हैं हुकूमत ने 1 साल की मराहत भी दी शोबा कंस्ट्रक्शन को, यकीनी तौर पर आपकी जान से मुतालबा सामने आ रहा है कि इजाफा वापस लिया जाए। अब हालिया इजाफे से जो मजदूर तबका है वो भी तो मुतासर होगा, ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन में कमी आएगी तो जो मजदूर है वो ही मुतासर होगा। साफ ज़ाहिर है इस शोबे से मुसल्लिक जो है ना, जो ज़्यादातर मजदूर तबका है वो तो ज़बरदस्त बड़ा मुतासर होगा। यही काम है जो, क्योंकि ओवरसीज़ जो भी पैसा भेजता है वो पाकिस्तान में ये कंस्ट्रक्शन के कारोबार इन्वेस्टमेंट करता है और ख़रीदारी प्रॉपर्टी के करता है। इससे पाकिस्तान के 40% यानी कि जो सरिया हो गया, सीमेंट हो गई, ईंटों का भट्ठा हो गया, सब चीज़ कई शोबे इससे मुंसलिक हैं और सब मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत अब अमली तौर इक़दाम चलाए, कम अज़ कम इसके रेट कम करे सही है सीमेंट की, और इससे वाबस्ता जो भी शोबा है
उसको सहूलत दे। जी बिल्कुल, जो मारूफ बिल्डर्स हैं उनकी जानिब से भी मुतालबा सामने आ रहा है कि हुकूमत अगर शोबा शुक्रिया जुनैद अनवर, तफसीलात से आगाह करने का रुख करेंगे रहीम यार खान का। वहाँ के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं जानते हैं नुमाइंदा आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा महंगाई से परेशान शहरी क्या कहते हैं? रहीम यार खान में पेट्रोलियम मसनूआत और इसके साथ साथ जो रोटी है उसके भी रेट में इजाफे के बाद अब मकान बनाने का जो मटेरियल है उसकी कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। सरिया जो उसकी कीमत है उसमें फ़ी किलो में 30 रुपए का इजाफा, जबकि जो सीमेंट की बोरी है उसमें भी 20 रुपए फ़ी बोरी का इजाफा हुआ है। शहरियों से जानते हैं जो लोग घर तामीर करवा रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे कि सीमेंट और सरिया दोनों ही महंगे हो गए हैं? जी, अब आपके सामने ही है कि सरिया और सीमेंट जो तामीराती मटेरियल है, तो गरीब आदमी जो है ना अपने इस मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। आपको पता है बाकी चीज़ों की भी महंगाई है, लेकिन सरिया और सीमेंट महंगा होने से गरीब आदमी के लिए मकान बनाना अब एक ख्वाब बन गया है। तो सरिया महंगा होने से जो गार्डर हैं, टियर हैं, उनकी कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी, और सीमेंट महंगी होने से जो मज़दूर मिस्त्री हजरात हैं और उन्होंने अपनी जो मज़दूरी होती है वो भी बढ़ा देनी है। तो अब गरीब आदमी के लिए एक मकान बनाना एक मुश्किल हो गया, ख्वाब बन गया है। अब मौजूदा हुकूमत से आपको पता ही है रोज़ाना चल रहा है, बिजली महंगी हो गई है, ठीक है, पेट्रोल हर 15 दिन बाद महंगा हो जाता है, और अब ये मटेरियल तामीराती इसको भी इन्होंने बढ़ा दिया है, तो ये बहुत मुश्किल है। एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए घर बनाना भी एक ख्वाब बन चुका है। क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? हाँ जी, जैसे आप बता रहे थे महंगाई रोज़ ब दिन बढ़ रही है। अपना सीमेंट की बोरी 30 रुपए में इजाफ़ा हो गया है, सरिया में भी ऐसे 30 रुपए किलो में इजाफ़ा हो गया है। गरीब की जो है ना कमर टूट गई है महंगाई की वजह से। ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है। गैस की भी लोड शेडिंग, बिजली भी महंगी 2 रुपए यूनिट हो गई है, इसलिए जो है ना गरीब बहुत परेशान है। बिल्कुल गरीब परेशान है कि जो सरिया है उसके फ़ी किलो कीमत में 30 रुपए, जबकि जो सीमेंट की बोरी है उसमें 20 रुपए फ़ी इजाफा हुआ है। मुतालबा ये किया जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। डीजी खान का रुख करेंगे। डीजी खान में सीमेंट और सरिये के रेट्स में कितना इजाफा हुआ है बताएंगे आशिर इशफाक। आशिर बताएगा। जी बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। जो अपने घरों की मकानात की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनके लिए बुरी खबर यह है कि डीजी खान में भी सीमेंट की बोरी की कीमत के पीछे इजाफा हो चुका है। 15 से 20 रुपए तक सीमेंट की बोरी के पीछे इजाफा हुआ है। मार्केट में जो बोरी 590 रुपये एक हफ्ता कबल फ़रोख्त हो रही थी, अब मार्केट में 605 से 610 रुपये के हिसाब से एक बोरी फ़रोख्त हो रही है। यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, दुकानदार भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, सीमेंट की बोरी के पीछे गुज़िश्ता एक हफ्ते में 15 से 20 रुपये का इजाफा हुआ है, इसको किस तरह से देखते हैं? 20-30 रुपये जो इजाफा हुआ है, ये माफिया वालों ने यहाँ पर भी कोई कसर बाकी ना रखी छोड़ी। बिल्कुल ये नाजायज़ है। बिल्कुल यहाँ मज़दूरों की मजदूरी भी नहीं हो रही, मज़दूर काम नहीं कर सकते। शोधे क्या करें, जो 300-400 रुपये कमा जाते थे अब 200 रुपये भी नहीं कमा सकते। बिल्कुल यहाँ एहतजाज हो रहा है, बिल्कुल ये नाजायज़ है। सीमेंट वालों से कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। जी कुछ ना कुछ कमी होनी चाहिए। चाचा इजाफा मुश्किलात थी ना पे महंगाई जो थी? महंगाई तो है सही, बहुत महंगाई है। गरीब शोधा तंग है, खुदा ही कुछ जलील करे अल्लाह भावे मरदा ही नहीं। चाचा क्या मुश्किलात अंदर पैन बोरी दे पीछे इजाफा थी ना पे, क्या मुश्किलात इजाफा थी? गरीब आदमी पाया था सारा काम करनी असा औखा था पाया किराया जाइए ना किराया बदले पान गरीब आदमी आए हाल हाल सारे औखे हैं सारी सुनो, सारी कोई गरीब आदमी सुनो। सीमेंट की बोरी परेशान दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टेक्नोलॉजी में जिद्दत के साथ सादा लोग शहरियों के साथ फ्रॉड करने के अंदाज भी बदल गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम पर आवाम के साथ लूट मार की जाने लगी। शहरियों को मुख्तलिफ नंबरों से मैसेज मौसूल होने लगे हैं। शहरियों को कार्ड ब्लॉक और ATM डिपॉजिट हर 1000 के हवाले से मैसेजेस मौसूल होने लगे। शहरियों को कार्ड ब्लॉक होने के मैसेज के बाद सिक्योरिटी कोड मांगा जाता है। सिक्योरिटी कोड लेते वक्त अकाउंट हैक करके शहरियों को भी लूटा जा रहा है। बैंकिंग शोबे से आने वाले फ्रॉड मैसेजेस पर आवाम भी परेशान है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल भी सामने आ गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि हमारी जानिब से कोई पॉलिसी तब्दील नहीं की गई। स्टेट बैंक का आवाम को फेक मैसेजेस पर गौर ना करने की हिदायत की गई है। आपको बता रहे हैं
टेक्नोलॉजी में जिद्दत के साथ सादा लोग शहरियों के साथ फ्रॉड करने के अंदाज भी बदल गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम पर आवाम के साथ लूट मार की जाने लगी। शहरियों को मुख्तलिफ नंबरों से मैसेज मौसूल हो रहे हैं। शहरियों को कार्ड ब्लॉक और ATM डिपॉजिट हद 1000 के हवाले से मैसेजेस मौसूल होने लगे। शहरियों को कार्ड ब्लॉक होने के मैसेज के बाद सिक्योरिटी कोड मांगा जाता है। सिक्योरिटी कोड लेते वक्त अकाउंट हैक करके शहरियों को लूटा जा रहा है। बैंकिंग शोबा से आने वाले फ्रॉड मैसेजेस पर आवाम परेशान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल सामने आ गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि हमारी जानिब से कोई पॉलिसी तब्दील नहीं की गई। स्टेट बैंक का आवाम को फेक मैसेजेस पर गौर न करने की हिदायत जारी की गई हैं। आपको बताएं कि टेक्नोलॉजी में जिद्दत के साथ ही सादा लोग शहरियों के साथ फ्रॉड करने के अंदाज भी तब्दील हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम पर आवाम के साथ लूट मार की जाने लगी। शहरियों को मुख्तलिफ नंबर से मैसेजेस मौसूल होने लगे। शहरियों को कार्ड ब्लॉक और ATM डिपॉजिट हद 1000 के हवाले से मैसेजेस मौसूल होने लगे हैं। शहरियों को कार्ड ब्लॉक होने के मैसेज के बाद सिक्योरिटी कोड भी मांगा जाता है। सिक्योरिटी कोड लेते वक्त अकाउंट हैक करके शहरियों को लूटा जा रहा है। बैंकिंग शोबे से आने वाले फ्रॉड मैसेजेस पर आवाम भी परेशान दिखाई दे रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल भी सामने आ गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि हमारी जानिब से कोई पॉलिसी तब्दील नहीं की गई। बात करेंगे इस हवाले से मलिक जफर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मलिक जफर साहब कहिएगा इस हवाले से। ये सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं मुल्क में अनरेस्ट पैदा करने के लिए, और ये हमारे बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों का हमारे ऊपर वार होता है जी। मैं एज ए बैंकर ये कहता हूँ कि कभी भी कोई पॉलिसी में चेंज जब लाई जाती है तो उसको बाकायदा तौर पर मीडिया में मुश्तहर किया जाता है। जैसे आप मिसाल लें, 10,000 का प्राइस बॉन्ड जो है उसको डिसकंटिन्यू किया गया है, उसको बेरर से अब नाम के साथ मुंतलिक किया गया है। अब उसको इशू होगा, जो बंदा खरीद करेगा उसके शनाख्ती कार्ड पे इशू होगा और उसी के शनाख्ती कार्ड पे सेल होगा। इसी तरह अब 25,000 वाला प्राइस बॉन्ड जो है उसको डिसकंटिन्यू किया गया है, बेरर शिप उसकी कंटिन्यू की गई है, लेकिन उसको आप परचेज कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो 1000 रुपए वाली अफवाह फैलाई गई है, ये बिल्कुल अफवाह है, इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। और इसका जो है ये बिल्कुल हमारी मईशत पे एक अटैक किया गया है ताकि माशी तौर पर अनरेस्ट पैदा किया जाए और लोगों को इस हुकूमत से भी बदतम किया जाए और मुल्क की इकानमी जो है उसको भी बुरा अटैक किया जाए। कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल पहले जैसे इंतजाम चल रहा है, बल्कि इस हुकूमत की अच्छाई ये है कि इन्होंने फाइलर के लिए लिमिट, पहले फाइलर के लिए लिमिट 50,000 थी और आम आदमी के लिए भी 50,000 थी। अब फाइलर के लिए वो लिमिट ही खत्म कर दी है कि जितना पैसा आप कमाएं, जितना आप रखें, आप पर कोई वो अपना होल्डिंग टैक्स या कोई ऐसी उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो फाइलर को एनकरेज किया जा रहा है, टैक्स पेयर को एनकरेज किया जा रहा है। ये बिल्कुल फॉल्स अफवाह है और इस पर अवाम को कोई कान नहीं करनी चाहिए और ये अफवाहें फैलाई जाती हैं मुल्क दुश्मन लोगों की तरफ से। जी ठीक है। मलिक जफर साहब ये भी कहेगा, एज ए बैंकर आप जानते होंगे कि स्टेट बैंक की पॉलिसी इस हवाले से क्या है, अवाम जो है इस तरह के मैसेजेस से किस तरह से बच सकते हैं? बेटा मैं कह रहा हूँ कि स्टेट बैंक की इस मामले में विड्रॉल जो है ना 50,000 तक एट ए टाइम आप निकलवा सकते हैं ATM के जरिए बगैर टैक्स पे किए। वो बंदा जो टैक्स पेयर नहीं है, जो टैक्स पेयर है वो 50,000 से ऊपर कितना चाहे ATM के जरिए निकलवा सकता है। जी ठीक है। ये भी सर ये भी कहिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम पर ये जो है लूट मार की जा रही है अवाम के साथ, तो स्टेट बैंक की जानिब से ऐसे लोगों के ऊपर जो है क्या कार्रवाई की जा सकती है और ये लोग इनको जब इनको पकड़ा जाएगा तो इनके ऊपर क्या सजाएं लागू हो सकती हैं? ये जो है ना साइबर क्राइम में आता है, जहाँ से ये चला है। एक्चुअली स्टेट बैंक को चाहिए कि जहाँ से ये जिसने ये इनिशिएट किया है, ये र्यूमर फैलाई है, वो साइबर क्राइम वाले उसको चेक करें और उसको पकड़ें
स्टेट बैंक को इनिशिएट करना चाहिए और स्टेट बैंक को इनिशिएट करके साइबर क्राइम को एक्टिव करके उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है जफर साहब, ये भी कहेगा कि जैसे आप भी जाते हैं साइबर क्राइम के वाकयात जो बढ़ते जा रहे हैं, फेक कॉल्स जो हैं, फेक मैसेजेस लोगों को मौसूल होते हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से मौसूल होते हैं, तो इस हवाले से आप ये बताएगा कि ये जो लोग इस हवाले से मैसेजेस जो हैं कॉल्स करते हैं, तो ये किस तरह से अकाउंट जो है एक्सेस कर लेते हैं, क्या इनके पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते होंगे? जी, ये जो एक्सेस करते हैं ये आजकल कुछ बैंकर ऐसे होते हैं जो बैंक छोड़ जाते हैं, बैंक से चले जाते हैं, बैंक उनको निकाल देता है, वो अपने टारगेट पूरे नहीं कर सकते। वो बैंकर जो बैंक छोड़ के चले जाते हैं और करप्ट ज़हनियत के लोग होते हैं, वो फिर बायोडेटा निकाल के ले जाते हैं और उनको फोन करके लोगों को, सादा लॉ लोगों को परेशान करके उनसे बायोडेटा लेके और वो करप्शन करते हैं और उसमें वो करते हैं, अपना फ्रॉड कर लेते हैं उनके अकाउंट में। ये एक्स बैंकर भी होते हैं आवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। मलिक जफर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, बात करेंगे इस हवाले से। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद है। आसिम कहेगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम पर जो है आवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, मजीद इस हवाले से क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, स्टेट बैंक के नाम से एक फ्रॉड किया जा रहा है, एक कॉल आती है फेक, वो कहते हैं कि स्टेट बैंक के हम नुमाइंदे बात कर रहे हैं, वो उनसे उनकी अकाउंट्स की डिटेल पूछते हैं। उन कहते हैं अगर आपने हमें डिटेल्स ना बताई तो आपका डेबिट कार्ड और आपका अकाउंट उसको बंद कर दिया जाएगा, ये खौफ दिलाया जाता है। इस तरह से लूटने की कोशिश की जाती है। कुछ लूट जाते हैं, कुछ जिनको अवेयर होता है वो इससे बच जाते हैं। हमारे पास डॉक्टर सलीम चौधरी भी हैं, रिमजा खान के राशि भी हैं, इनको भी इस तरह की एक कॉल आ चुकी है। डॉक्टर साहब, आपको क्या कॉल आई थी, क्या आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई थी? सर, चंद दिन पहले मुझे टेलीफोन पे कॉल रिसीव किया कि मैं नुमाइंदा बोल रहा हूँ स्टेट बैंक का और आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं सारे, तो आप फौरी तौर पे हमें किसी एटीएम कार्ड का नंबर दें और या शनाख्ती कार्ड नंबर दें ताकि आपका कार्ड द्वारा उसको रिस्टेट करें। तो मैंने कहा भी मेरे कौन से बैंक का जो है बंद हुआ है अपना मेरा एटीएम कार्ड। मैंने कहा फिलहाल तो जी आपके सारे बंद कर दिए गए हैं, तो आप किसी एक का हमें नंबर दें और शनाख्ती कार्ड भेजें ताकि फौरी तौर पे आपका ना रिस्टेट किया जाए अपना एटीएम कार्ड। तो मुझे थोड़ा शक हुआ, तो मैंने कहा यार, मैंने ज़रा सख्त लफ्ज़ों में उससे बात की। मैंने कहा तुम कौन, अपना नाम बताओ, कौन से स्टेट बैंक से बोल रहे हो? तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर तो आपको कैसे शक हुआ? उनसे आपकी डिटेल कितनी देर आप बात हुई, कौन कौन सी तफसील ऐसी थी जिससे आपको शक हुआ कि ये फेक कॉल है? बस एक तो उसका अंदाज अजीब सा लगा। जब मैंने उसका नाम पूछा उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। फिर मैंने कहा अपना नंबर मुझे बताएं, स्टेट बैंक से कौन से नंबर से आप बात कर रहे हैं, तो उसने अपना नंबर भी नहीं बताया। इसलिए मुझे शक हुई कि यह है मतलब फ्रॉडी है या मुझसे फ्रॉड करना चाह रहा है। फिर चूँकि मुझे पता था कि मेरा कोई भी एटीएम ब्लॉक नहीं है अभी तक, तो फिर मैंने इसलिए इसको नहीं बताया, मुझे शक पड़ गया। आपको जो कॉल आई है आपके मोबाइल फ़ोन पे कॉल आई थी, और किस तरह का नंबर था जिस पे कॉल? वो आगे मोबाइल नंबर था या कोई ऐसा नंबर था जो उसको डिस्प्ले नहीं हो रहा, उसको ट्रेस करने की कोशिश की? अब ये मुझे अब याद नहीं है कि नंबर किसना, लेकिन जब मेरा ख्याल नंबर तो मोबाइल था, मेरे आया मोबाइल पे था, लेकिन नंबर मुझे अब याद नहीं किस किसका नंबर था वो। लेकिन उसने मुझे छूट दी, कहा कि स्टेट बैंक का नुमाइंदा बात कर रहा हूँ मैं आपसे। स्टेट बैंक के नुमाइंदा बनकर कॉल की जा रही है और सादा लोग शहरियों को लूटने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह अभी आपको बता रहे थे बैंकर्स के जाने से कि डाटा लीक हुआ है, डाटा लीक होने के बाद जो कस्टमर्स हैं उस बैंक के, उनसे रब्ता किया जाता है, उनसे कोशिश की जाती है उनका डाटा लिया जाए, उनसे आईडी कार्ड मांगा जाता है, उनसे मजीद तफसील की जाती है। जो तफसील दे देते हैं फिर वो रकम जो उनके अकाउंट में पड़ी होती है वो उससे हाथ धो बैठते हैं, और जिनको थोड़ा सा शक हो जाता है, जिनको अवेयरनेस है, वो इससे बच जाती है। आसिम ये कहेगा कि अभी भी आप जो है एक ऐसे मुतासिर शख्स के साथ मौजूद हैं, आपने कहा कि डाटा भी लीक हो जाता है, तो इस हवाले से आपकी किसी बैंकर से बात हुई, बैंक के किसी मुलाजिम से, और आपने उनसे ये पूछा हो कि डाटा किस तरह से लीक हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है ये? बिल्कुल, डाटा कुछ बैंकर्स के जो डाटा हैं वो लीक हुए हैं, इस तरह की उन्होंने बात की है। जिस तरह वो बता रहे थे कुछ मुलाजमिन छोड़ के चले जाते हैं, वो साथ अपना डाटा ले जाते हैं, जिनका क्रिमिनल माइंड होता है। इसके अलावा भी बैंकर, क्योंकि इंतहाई कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है किसी भी अकाउंट होल्डर का, जो बैंक किसी भी सूरत में नहीं देता, मगर इस तरह के जो डाटा लीक होना है वो आगे जो अकाउंट होल्डर है उसके लिए नुकसान का बायस बन रहा है। स्टेट बैंक की तरफ से तरदीद भी आई है कि इस तरह की फेक कॉल्स पे कान ना धरा जाए, मगर इससे पहले जो तरदीद आई है
लोग, बहुत सारे लोग हैं जो उस तहदीक तक नहीं पहुंच पाते, उन पर अवेयरनेस नहीं होती, वो नुकसान उठा लेते हैं, उनके अपने अकाउंट्स में जो रकम होती है वो गंवा बैठते हैं। और जिनके पास अवेयरनेस है, जो उनको शक हो जाता है, वो लोग इस हवाले से बच जाते हैं। जिस तरह डॉक्टर सलीम चौधरी साहब को कॉल आई, उनको शक हुआ, उन्होंने उनसे प्रोब किया तो वो भाग गया। तो इस तरह की कॉल्स मुख्तलिफ तौर पर ये आती हैं और वेरिफिकेशन करते हैं, उसके हवाले से उनसे पूछा जाता है कि आया आपके पास ये अपने आईडी कार्ड नंबर दिया जाए, उनसे उनकी डिटेल पूछी जाती है, फैमिलीज के नाम पूछे जाते हैं। इसी तरह जब बैंक अकाउंट में करते हैं तो उनकी वालदा का नाम पूछा जाता है, जो सबसे अहम है, और ये उनसे डिटेल लेके पर उनसे लूट लिया जाता है। इस तरह के वाकयात हो रहे हैं और ये डाटा जो बैंकर्स का लीक हुआ है उसकी वजह से मुमकिन हुआ है कि ये नुकसानात लोगों को उठाना पड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग इससे ऐसे भी हैं जो इसके विक्टिमाइज भी हैं। जी ठीक है, आसिम ये भी बताएगा कि आपने कहा कि जो है डाटा जो है बैंक से लीक होता है, और वही बात है कि डाटा इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि किसी के साथ शेयर भी नहीं किया जाता, तो क्या पॉसिबल है कि बैंक मुलाजिम भी इसमें मुलविस हो सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें बैंक मुलाजिम इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बगैर किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बंदे में काम, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता। जो ऑर्गेनाइजेशन में उसमें काम कर रहा है वही उसका अमला, वही स्टाफ, उसको एक्सेसिबिलिटी है कि वो उस डाटा तक उसकी एक्सेसिबिलिटी है, फिर उस डाटा को वो सेहत लेकर जा जाता है। जब इसके मजीद तहकीकात जब बैंकर्स करेंगे, स्टेट बैंक करेगा, तो मजीद उसमें मालूम हो सकेगा आया ये डाटा कहाँ से लीक हुआ, इसके लीकी की वजह क्या बनी और कहाँ उसके पीछे पूरा नेटवर्क क्या है, कौन काम कर रहे हैं, किस तरह एक्सेसिबिलिटी हो रही है, लोगों को किस तरह कॉल की जाती है, उनका जो डाटा है उसकी एक्सेसिबिलिटी के बाद उसको किस तरह यूटिलाइज किया जाता है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको एक बार फिर से इस हवाले से बताएं कि अवाम के लिए स्टेट बैंक की जानिब से वजाहत सामने आ चुकी है। स्टेट बैंक और पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए मैसेजेस जाली हैं। कार्ड ब्लॉक और डिपॉजिट पर 1000 की पाबंदी के मैसेजेस में हकीकत नहीं है। अवाम के एटीएम के जरिए रकम भी पूरी निकल रही है। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे। महमूद जहीर भी हमारे साथ मौजूद है। महमूद, कहिएगा इस पॉलिसी के हवाले से। मैं मौजूद हूँ बहावलपुर में एक बैंक के बाहर। स्टेट बैंक की जानिब से जो ये मैसेजेस आए उनको जेली करार दिया गया स्टेट बैंक की जानिब से कि 1000 रुपये निकलवा सकते हैं एटीएम मशीनों से, इससे ज़्यादा नहीं निकलवा सकते, विड्रा नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं है। मैं इस वक्त एक एटीएम मशीन के बाहर मौजूद हूँ जहाँ से कुछ लोगों ने पैसे भी निकलवाए हैं। ऐसी कोई बात है कि 1000 रुपये निकल रही है या जितनी पॉलिसी जो पहले थी वही चल रही है? नहीं, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। हमने पेमेंट अभी निकलवाई है तो पूरी पेमेंट निकली है, और जेली का कंसेप्ट तो अब एटीएम पे ही हो सकता है। जेली यानी कि मैसेज जेली भेजा गया है स्टेट बैंक की जानिब से लोगों को, आपको नहीं आया? नहीं हमें, लेकिन आपने पैसे निकलवाए, पूरे नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली पूरे नहीं कर रहे हैं। आप बताइएगा जी कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, स्टेट बैंक की जानिब से मैसेज लोगों में कुछ जगहों पर फैलाए गए हैं और पहुंचे हैं कि जी एटीएम से आप पैसे पूरे नहीं निकलवा सकते, 1000 रुपये विड्रॉ करवा सकते, इस हवाले नहीं, ये गलत है जी, बिल्कुल ठीक है। एटीएम से पूरे ही पैसे निकल रहे हैं जी, पूरे ही पैसे निकल रहे हैं। पूरे पैसे निकल रहे हैं जी। आप भी गए थे? मैं अभी जाने वाला हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह। जी अभी आप सुन रहे हैं बहावलपुर में इस हवाले से एटीएम की मशीन के बाहर मैं मौजूद हूँ। कोई ऐसी मैसेजेस तो शायद आए हों लोगों के पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे कम निकले या फिर पैसे कम विड्रॉ। बहुत शुक्रिया जहीर तफसीलात से आगाह करने का। मुल्तान में एमरसन कॉलेज के तलबा का ऑनलाइन क्लासेस के हक में एहतजाज का मामला तलबा और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। अपडेट करेंगे इस हवाले से। बिलाल न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, एमरसन कॉलेज के जो तलबा का एहतजाज जारी था ऑनलाइन क्लासेस के, और उसके साथ साथ जो ऑनलाइन पेपर होने हैं उसके हक में, इस हवाले से अब इंतजामिया और तलबा के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। सोमवार तक का टाइम दिया गया है इंतजामिया की जानिब से कि सोमवार को इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस हवाले से हमारे साथ तलबा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा आप बताइएगा, एहतजाज जारी था, मेन मुतालबा क्या था, इंतजामिया ने क्या यकीन जानी कराई? हमारा मेन मुतालबा ये था कि हमारे फिजिकल एग्जाम नहीं लेने चाहिए और हमें ऑनलाइन एग्जाम्स लेने चाहिए, क्योंकि हमारी किसी भी किस्म की क्लासेस ऑनलाइन नहीं हुई गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज के अंदर। और हमारा आज जो मुज़ाकरात हुए हैं बेसिकली मुज़ाकरात नहीं थे, हमने ये फाइनल किया है उनके साथ, उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि सोमवार तारीख तक, क्योंकि आज वर्किंग डे नहीं है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं कर रहे थे, हम सोमवार का टाइम दे रहे हैं। सोमवार के बाद यहाँ पे जो मंगल होगा ना, वो ये रोड नहीं बल्कि पूरा मुल्तान बंद होगा, पूरा पंजाब बंद होगा, और हम पूरे स्टूडेंट जो है अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। मुज़ाकरात कामयाब उस वक्त होंगे जब तक हमारा लेटर और नोटिफिकेशन नहीं आता। बहुत शुक्रिया। तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया।
बहावल नगर में भी जूनियर क्लर्क के खिलाफ इंक्वायरी के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरने का चौथा रोज है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे राना फैसल से। जी राना, बताइएगा। एप्का यूनियन का डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ जो है एहतजाजी धरना जो है वो जारी और आज चौथे रोज में दाखिल हो गया। तमाम मुलाजमीन जो है वो यहाँ पे धरना दिए बैठे, रोड ब्लॉक किया हुआ है और यहाँ पे मेरे साथ जो है इस वक्त मौजूद है चेयरमैन एप्का जो, और उनसे मजीद हम जानते हैं भट्टी साहब से कि भट्टी साहब बताइएगा क्या मुतालबात है आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि ये चौथे रोज धरना डीसी ऑफिस के सामने एप्का की कॉल पर जारी है। साबर अली जूनियर क्लर्क महकमा तालीम को इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए, जो कि इनकी डीसी साहब की कम्पिटेंसी भी नहीं है, उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये सरासर जुल्म और ज्यादती है। इस इशू पर एप्का डीसी साहब को मिलने के लिए गई तो डीसी साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। तो इनके नारवा सलूक पर एप्का ने एहतजाजी कॉल दी और डिस्ट्रिक्ट में ऑल डिपार्टमेंट एप्का की कॉल पर ये चौथे रोज धरना जारी है। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो इस एहतजाज को हम डिवीजन की सतह पर और पंजाब की सतह पर लेकर जाएंगे। मुझे ये बताइए कि चौथा रोज हो गया है, कोई जिम्मेदारान ने आपसे राब्ता करने की अभी तक कोशिश की है या नहीं? किसी ने हमसे राब्ता नहीं किया, उल्टा हमें प्रेशर और धमकियां दी जा रही हैं कि आपके खिलाफ भी पीडा इनिशिएट कर दिया जाएगा। तो इस जुल्म से हम डरने वाले नहीं हैं, हम हक पे खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, ये थे एप्का के चेयरमैन। शुक्रिया राना फैसल तफसीलात से आगाह करने का। बहावलपुर में डॉक्टर्स भी फलाही काम में आगे हैं। विक्टोरिया अस्पताल की पनाहगाह में 2 वक्त का खाना डॉक्टर फराहम करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल की जो पनाहगाह है वो भरपूर तरीके से फंक्शनल है। यहाँ पर लोग आते हैं, उनको यहाँ पर रहाइश भी दी जाती है, 2 टाइम का खाना भी यहाँ पर दिया जाता है। तो आज सीईओ हेल्थ की जानिब से, उनके स्टाफ की जानिब से आज एक असल इकदाम किया गया है कि तमाम जो लोग यहाँ पर रहते हैं आके उनको एक पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। तो इस वाले से मिनरल वाटर की जो बॉटल्स हैं जो यहाँ पे आज तकसीम की गई हैं और ख़ासतौर पर जो भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल की इंतजामिया है, पनाहगाह की इंतजामिया, उनके हैंड ओवर की गई हैं। इस वक्त हमारे साथ सीईओ साहब मौजूद, से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि आप कहाँ कहाँ ये बॉटल्स दे रहे हैं और साफ़ पानी की जो एक दस्तियाबी है इसकी अहमियत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो यहाँ लोगों को मिलेंगी तो क्या फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है और प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा खुद भी विज़िट करते हैं पनाहगाहों पर। तो बेसिकली ये हमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाता है कि वो लोग जिनके पास सहूलियात नहीं हैं या उनके पास खाने की कमी है या उनके रिस्क में कुछ कमी है, तो लाइक बाकी इंसानों पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका ख्याल करें। बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के तहत जो है जो MS BVH हैं वो भी मेरे साथ हैं और हम लोगों ने मतलब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बहावलपुर ने साफ पानी का इंतज़ाम किया यहाँ पर पनाहगाह में रहने वाले लोगों के लिए कि हम भी अपना कंट्रीब्यूशन इस चीज़ के लिए करें। डॉक्टर बदर साहब, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इनका। डॉक्टर बदर पिछले 1 साल से डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ मिलकर यहाँ पर 2 टाइम का खाना जो है ना वो अरेंज कर रहे हैं और हमें ऐसे नौजवानों पर फ़ख्र है और बल्कि ये मिसाल है बाकी डॉक्टर्स के लिए भी और नौजवानों के लिए भी कि अगर वो थोड़ी सी एफर्ट करें तो कितनी सारे लोगों की ज़िंदगी में आसानी आ सकती है। बेसिकली हम गुडविल जेस्चर के तौर पर जो है वो जो साफ़ पानी है वो हम इन पनाहगाह में रहने वाले लोगों के लिए लेकर आएँ और अपने बाकी डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ ये मैसेज है हमारा कि वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। सर, 2 वक्त का खाना फराहम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि कहरोड पक्का शहर की मेन शाहरा रोड, दुनियापुर रोड अरसा दराज से टूट-फूट का शिकार है। रोड पर बड़े गड्ढे बन चुके हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं आशिक हुसैन कुरैशी। आशिक, बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कहरोड पक्का की अहम शाहरा दुनियापुर रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर रोड की सूरत की बात की जाए तो गुज़श्ता 8 सालों से ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से कई हादसा जो है यहाँ पर रोनमा चुके हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं जब उनके पास गाहक आते हैं तो जहाँ से तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ गुजरते हुए पत्थर जब उड़ के जो है दुकानों में गाहकों को जो है उनको जख्मी कर देते हैं। इस वक्त भी शहरी जो है वो इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे? इंतजामिया जो है रोजाना यहाँ से गुजरती है लेकिन यहाँ रोड की सूरत जो है इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है कि तकरीबन जितने भी सरकारी मुलाजमिन भी इधर से गुजरते हैं, एसी साहब भी गुजरता है, सारे ही गुजरते हैं। अगर हल्की सी भी बारिश इधर इस रोड पे आ जाए तो ऐसा माहौल होता है जैसे समंदर का माहौल है। ऐसे लगता है जैसे कोई यहाँ से गुजरना लेडीज के लिए इतना नहायत मुश्किल हो जाता है। हम इधर बैठते हैं, हम देखते हैं हालात लोगों के, न जाने पता नहीं क्यों नहीं इनको समझ आती। कितने साल से मेन रोड है कहरोड पक्का की, इसकी ये हालत है। तमाम मार्केट वाले सब परेशान हैं और राहगीर भी सब के सब परेशान हैं।
जी जैसे कि शहरियों का कहना के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। विहाड़ी के बिलाल टाउन में पाक मवेशी के भाने में तब्दील हो चुका। अपडेट करेंगे इस हवाले से हाफिज साले मोहम्मद। हाफिज साले बताएगा शहरी क्या कहते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं विहाड़ी का ये नवाही इलाका है, 3 मरला स्कीम बिलाल टाउन, जहां पे जो पार्क है बच्चों के खेलने का, उसके ऊपर जो है वो कब्जा माफिया ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है। भाना यहाँ पे बनाया हुआ है जिसकी वजह से गंदगी और ताफुन फैल रहा है। अहले इलाका यहाँ पे सरापा एहतजाज है और परेशान है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बाबा जी बताएं क्या मसला है यहाँ पे, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं? नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, ये कुत्ते हैं, बिल्ले हैं, डंगर है, गंद बला है, हमारे को बहुत तंगी है जी। इधर आगे से कहते हैं भाई जाओ, जो कुछ करना तो कर लो, जा कुछ करना, जा कुछ करना तो करो। जी बिल्कुल, इसी तरीके से जो है वो काफी परेशान है। अच्छा ये बताएं, आप लोगों ने कोई दरखास्त दी हो या इस हवाले से कोई इंतजामिया को कभी बताया हो? ये दरखास्त दी थी डीसी साहब से साइन करवा के, रिकमेंड करवा के CMO साहब को, बल्दिया के इंचार्ज को, तो वो इधर कोई आते नहीं है, परवाह नहीं करता, पीछे गए हैं, कार्रवाई कोई नहीं करता आगे। जी बिल्कुल, चीफ ऑफिसर बल्दिया को जो है बाकायदा तौर पर हाफिज साले, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सप्तान खान ने मियांवाली में सिटी पार्क का सगे बुनियाद रख दिया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। बिल्कुल 4 एकड़ रकबे बार मुश्तमिल मियांवाली में सिटी पार्क बनाया जा रहा है। इससे कबल यहाँ पे मेला मंडी, जिसे मेला मवेशियाँ लगाई जाती थी, और इसको वागुजार करवा के यहाँ पे पार्क बनाया जा रहा है। सरदार मोहम्मद सप्तान खान ने इसका संगे बुनियाद रखा है। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, ये कितने अरसे में पाए तकमील तक पहुँचेगा और इस पर कितनी लागत आ रही है? इंशाअल्लाह ये तकरीबन जून से पहले पाए तकमील तक पहुंचेगा। ये 4 एकड़ों पे पार्क बन रहा है, 5 करोड़ रुपया इसकी लागत आ रही है, और इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है वो आपका अपना महकमा जंगलात है। और इससे अगली बात मैं ये करूंगा, देखें ये वो फंड था जो हर डिपार्टमेंट से क्लीन और ग्रीन पंजाब के लिए 1% फंड होता है, और वो इसलिए होता है कि ये दरख्त लगाने होते हैं मुख्तलिफ सड़कों और नहरों पे। लेकिन हमने डीसी साहब की मुशावरत से हमने कहा कि ये जो 5 करोड़ है इसको एक ही जगह पे लगा दें, ताकि कम से कम एक जगह तो खूबसूरत बन जाए ना। और ये मियांवाली का दिल है, मियांवाली की खूबसूरती। जिस दिन ये पार्क बन गया इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत आपको मियांवाली में खूबसूरती नजर आएगी। सर एक छोटा सा सवाल है, नैब हर 6ठे माह 5वें माह कोई न कोई नैब की जानिब से आपके खिलाफ कुछ न कुछ सामने आ रहा होता है, क्या समझते हैं इसके पीछे किसी का हाथ है, क्या मामला, इस पे जरा बताएं। एक तो 4थे 5वें 6ठे माह बिल्कुल नहीं आता, ये एक ही केस है जो पुराना चल रहा है, 17 साल 18 साल पुराना। लेकिन इसमें मैं सिर्फ एक बात आपको ये कहना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कागजात होते हैं, इंसान ज़बानी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बात हो सकती है, कागजात बोलते हैं। आज से 1 साल पहले भी मेरा यही मौक़िफ़ था, आज भी यही मौक़िफ़ है कि ये मेरे दौर का केस नहीं है। हमारी हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, निगरान हुकूमत आ चुकी थी, PND, सेक्रेटरी फाइनेंस, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी कानून, वजीर आला, निगरान वजीर आला पंजाब, ये उस दौर में समरी अप्रूव हुई और फिर ये समरी बाद में कैंसिल हो गई। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि जब ये समरी अप्रूव हुई तो सप्तान खान तो उस वक्त भी नहीं थे। तो जब समरी अप्रूवल के टाइम नहीं थे, क्योंकि वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट था ना जो वहां तक गया, और जब वो अप्रूव हो गई तो वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट तब्दील हो गया इनटू समरी। तो जब जाते वक्त ही सप्तान खान नहीं थे तो समरी के टाइम, और मेरे कितने हफ्तों के बाद जाके एग्रीमेंट होता है और फिर वो कैंसिल हो जाता है और बात खत्म हो जाती है। न किसी का 100 रुपए का नफा हुआ, न किसी का 100 रुपए का नुकसान। सर फिर आपको क्यों उलझाया जा रहा है? ये इंशाअल्लाह मुझे अदालतों पे तवक्को है कि अल्लाह के हुक्म से अदालतों ने पहले भी जो फैसला दिया वो आप लोग PLD में आपको बता देता हूँ, इट्स अ रिपोर्टेड जजमेंट। 2 जजेस का फैसला था, इट्स अ रिपोर्टेड जजमेंट। और अब जो इंशाल्लाह आएगा अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे। और मैं अलहम्द कर रहा हूँ कि ये आया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जैसे हमारी देसी जबान में कहते हैं कि जेड़ा हिल कुकड़ थीवड़े हो थीवे,
जी बिल्कुल किया गया है। बहुत शुक्रिया अख्तर, आपने अपडेट किया। बहावलपुर में अशरफ भट्टी एपका के डिविजनल सदर मुंतखब हो गए हैं। बात करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब बताएगा। एपका जहां पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने में पेश है, वहीं पर अपनी जो तंजीम साजी है उसके का जो करने का जो मरहला है वो भी जारी है इस टाइम। और इस तरह अगर हम बात करते हैं भावलपुर डिवीजन की जो तंजीम साजी है वो मुकम्मल हो चुकी है और भावलपुर डिवीजन के जो नए सदर हैं अशरफ भट्टी साहब, उनका यहाँ पे ऐलान भी हुआ है और खासतौर पर आज उनको मुबारकबाद भी दी गई है। जनूबी पंजाब एपका की जानिब से और तमाम सदूर डिवीजनल सदूर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आज उनको मुबारकबाद दी। इस वक्त अशरफ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। भट्टी साहब, सर क्या कहेंगे एपका के हवाले से, क्या काम करने वाले हैं आप आने वाले दिनों में, और खासतौर पर जो एक एहतजाजी तहरीक चली हुई है एपका की जानिब से, उसको कैसे लेके चलेंगे आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का और ख़ासकर रोही टीवी का कि उन्होंने आज हमें इतना टाइम दिया है। हमारे जो काम हैं आपको तमाम को पता है कि हमारी एपका एक गैर सियासी क़यादत है, गैर सियासी यूनियन है। हम अपने तमाम मुलाजमीन के मफाद की खातिर काम कर रहे हैं। स्केल 1-22 के हम तर्जमान हैं, उनकी तर्जमानी करते हैं और आइंदा हमारा हुकूमत से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए और हमारे जो अलाउंसेज हैं उनको भी बढ़ाया जाए। हमारा 50% अलाउंस जो उन्होंने आज तक जम नहीं किया हमारी तनख्वाहों में, उनको ये जम करने की भी हम गुजारिश कर रहे हैं। हुकूमत से भी हम पुरजोर अपील कर रहे हैं कि हमारे तमाम मुतालबात चार्टर और डिमांड के मुताबिक हमारे मुतालबात को मंजूर किया जाए, जल्द अज जल्द मंजूर किया जाए। मैं तमाम फखरुमान अजहर भाई का भी मशकूर हूँ और अपने तमाम सूबाई कैदीन जो साउथ पंजाब से तशरीफ लाए उन तमाम का मशकूर हूँ। शुक्रिया। हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।